Hello students, today is our lecture number 5 on chapter number 4. In lecture number 4, which was held yesterday, we discussed motion of a charged particle in uniform electric field. हमने बात की थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है. क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक इन नेचर. तो उस केस में हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण उसे एक्सिलरेशन मिलता है. जो एक्सिलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलता है वो QE/m होता है. इसके बाद में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके पैराबोलिक पाथ को प्रूव किया. एक इक्वेशन जो फाइनली हमारे पास आया वो एक पैराबोलिक इक्वेशन आया, और उससे हमने कहा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी वजह से वो एक्सिलरेशन एक्सपीरियंस करता है. एक्सिलरेशन उसे मिलता है चार्ज पार्टिकल को, और वो पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करने लगता है. इसका मतलब फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है. फिर हमने चार्ज पार्टिकल की स्टडी की मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल को फिर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर चार्ज पार्टिकल का क्या होता है ये डिस्कशन किया. चार्ज पार्टिकल जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज QBV sin theta, where theta is an angle between the velocity of the charge particle and the direction of the magnetic field. Right? और यहाँ पर हमने दो केसेस डिस्कस किए थे कल. केस नंबर 1, when theta is 0 और theta is equal to 180 degree. Theta is equal to 0 means the charge particle is moving parallel to the direction of magnetic field. 0 डिग्री का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है. और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करता है. यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसे हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों ही केसेज के लिए चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 आ रहा था, क्योंकि F इज इक्वल टू QBV sin थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू 0 होने पर sin 0 0 हो जाता है, तो FM इज इक्वल टू 0 आता है. थीटा इज इक्वल टू 180 होने पर sin 180 0 होता है. अगेन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड 0 आ जाता है. यानी जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंट्री करता है, मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता. इसका मतलब चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री और 180 डिग्री या फिर कहें पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करते हुए जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के जाता रहता है, उसका पाथ चेंज नहीं होता. लेकिन यदि हम केस नंबर 2 की बात करें जिसमें हमने बात की थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इनटू मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन. यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री लेता है, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है. सो ध्यान रखिएगा, whenever a charge particle is entering into magnetic field from a perpendicular direction, then the charge particle will follow a circular path. अब आप हमने कल डिस्कस किया था कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है चार्ज पार्टिकल को, वो कौन देता है? मैग्नेटिक फोर्स देता है. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स QBV sin थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि थीटा का मतलब है कि किस डायरेक्शन से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है. तो यहाँ पर जो हम केस ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से चार्ज पार्टिकल आता है, तो थीटा का वैल्यू 90 हो गया. और उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस किया जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी QVB. और ये मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है
उस चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और ये कंडीशन एस्टेब्लिश होती है। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने बात की QVB होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हमने FC से लिखा है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है चार्ज पार्टिकल को? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और जब FM का वैल्यू FC के बराबर होगा तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। और किस रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ये इस कंडीशन से हमारे पास निकल के आएगा, R इज इक्वल टू MB/QV। और यहां से किस वेलोसिटी के साथ वो उस सर्कुलर पाथ में जाएगा वो भी निकाला जा सकता है। अब सर्कुलर पाथ जो है, इस सर्कुलर पाथ पर चार्ज पार्टिकल को एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड जिसको कैपिटल T से डिनोट किया था, इट इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कवर ए सर्कुलर पाथ। इसके बाद में हमने टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव किया और टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आया था? circumference of the circular path divided by velocity, and the circumference of the circular path whose radius is small r, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस स्मॉल r है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr होगा। और 2πr डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल कवर कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ 2πr। और किस वेलोसिटी से जा रहा है वो? v वेलोसिटी से जा रहा है। और v की वैल्यू हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, QVR/m होता है। r से r कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2πm/QV। और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। ये देखिए, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ना तो ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ना ही सर्कुलर पाथ की रेडियस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब किसी भी रेडियस का सर्कुलर पाथ हो, टाइम पीरियड जो होगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो टाइम लगेगा उस सर्कुलर पाथ को पूरा कवर करने में वो सेम रहेगा। टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कवर द सर्कुलर पाथ विल रिमेन सेम व्हाट एवर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, व्हाट एवर इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। उसके बाद में हमने फ्रीक्वेंसी की बात की। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन कितना था? फ्रीक्वेंसी जैसे कि हम कॉन्सेप्ट से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड n/t। यदि मैं नंबर ऑफ साइकिल n को 1 ले लेता हूं तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और उस समय का जो रेसिप्रोकल है यानी 1/t वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसे पर सेकंड, 1/सेकंड या पर सेकंड या हर्ट्ज वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, इसलिए उसके सम्मान में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी लिखा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 2πm/QV, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब टाइम पीरियड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है तो फ्रीक्वेंसी भी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कब सेम रहेगा? जब उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बदल रहा है। रेडियस बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड नहीं करता है किस पर? वेलोसिटी पर भी डिपेंडेंस यहां से हम नहीं देख पा रहे हैं। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कल किया था। आज हम बात करना चाहेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यदि मैं बात करूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप सब जानते हैं, हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब बात की थी क्लास 11 में, तो उस समय हमने इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था। रोटेशनल मोशन के केस में ये जनरली डिफाइन होती है जहां सर्कुलर मोशन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा थोड़ा घूम के ऊपर से घुमा देना है, ओमेगा। एंड दिस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, आप जानते हैं हमने 11th क्लास में पढ़ा था 2π/t होता है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? 2π/t होता है। और t का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। कितना है t का वैल्यू? 2πm/QV, ठीक है। यहाँ अलग से लिख देंगे सिंस t इज इक्वल टू क्या है? 2πm/QV। ये t का वैल्यू होता है और इस t का वैल्यू यहाँ रख दें तो ओमेगा का वैल्यू देखिए 2π से 2π कैंसिल हुआ तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? QV/m आ गया।
यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए आप ना तो रेडियस ऑफ पाथ पर डिपेंड करता है और ना ही डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। और अब हम केस थर्ड की बात करेंगे आज। केस थर्ड में ले देता हूं, और केस थर्ड क्या होगा? केस थर्ड में हम बात करते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, लिखें थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। यानी दैट इज थीटा ना तो 0 डिग्री है, ना 90 डिग्री है, ना 180 डिग्री है। इन तीनों एंगल के अलावा किसी और एंगल को बनाते हुए चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा? चार्ज पार्टिकल enters into magnetic field by making an angle theta, which is other than which is having value other than 0 degree, 90 degree and 180 degree, राइट? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, जिसका वैल्यू किसके बराबर नहीं है? विच इज हैविंग वैल्यू अदर देन, इनके अलावा कोई और वैल्यू का एंगल बनाते हुए 0 डिग्री नहीं बना रहा है, 90 डिग्री नहीं बना रहा है, 180 डिग्री नहीं बना रहा है। इन तीनों एंगल के अलावा कोई और एंगल बनाते हुए जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो क्या होगा? तो इसे समझने के लिए मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता हूं। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं इन पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और इन पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में मैं मान लेता हूं कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस आपका एक्स है, ये एक्सिस क्या है? एक्स है। और इस डायरेक्शन में ये जो एक्सिस मैं मान रहा हूं ये मैं मान लेता हूं वाई। ये क्या मान लेता हूं? वाई। और इस एक्सिस को मैं मान लेता हूं क्या? जेड। इसको जेड एक्सिस मान लेता हूं। ठीक है, और ये इन तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब यहां चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है और मास m है, ऐसा एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। ये तो डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का, इधर जा रहा है। और ये डायरेक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिसको हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं। यानी जो एक्स एक्सिस है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, और इस थीटा की वैल्यू ना तो 0 है, ना ही 90 डिग्री है, और ना ही 180 डिग्री है। इन तीनों एंगल के अलावा कोई और वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 45 है या 40 है या 30 है, लेकिन 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है और 180 डिग्री नहीं है। जब ऐसा केस है, जब चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंट्री लेता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा? देखिए, अब ये जो चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मूवमेंट का डायरेक्शन है, वो इस जगह 2 कंपोनेंट में बटेगा। कितने कंपोनेंट में बटेगा? 2 कंपोनेंट में। इस v का एक कंपोनेंट तो इस तरफ होगा, इस v का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। कितना?
v cos थीटा। जब ये v है तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी का v cos थीटा हो गया, ये कंपोनेंट क्या हो गया, v cos थीटा हो गया। कौन सा कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, जो किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो ये कितना आ गया, v cos थीटा। ये v को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर रहे हैं। ये डायरेक्शन था, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ली थी बेटा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से एंट्री लिया था, यानी थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री किया। और जब ये v इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लिया तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। एक कंपोनेंट तो ये देखिए ये आ गया v cos थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और v का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा, और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस y डायरेक्शन में होगा। और v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में है वो क्या होगा, v sin थीटा होगा। यानी v यहाँ पर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ। अब देखिए साफ सी बात है कि जो ये चार्ज पार्टिकल Q है, इस चार्ज पार्टिकल Q को ये b cos थीटा तो इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। b cos थीटा जो है, ये v cos थीटा इस चार्ज पार्टिकल को x डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। और ये जो v sin थीटा है, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये चार्ज पार्टिकल Q को y डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। ठीक है, x डायरेक्शन में कौन ले जा रहा है, v cos थीटा, जो कि कैसा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। जबकि v sin थीटा कौन सा कंपोनेंट है, देखिए ये जो v sin थीटा कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखिए जो हमने पहले पढ़ा उसी का यूज होगा। और ये कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए b cos थीटा मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है b cos थीटा, वो तो चार्ज पार्टिकल को कहाँ ले जाएगा, स्ट्रेट पाथ में ले जाएगा। ठीक है, b cos थीटा के कारण जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट पाथ। किसकी वजह से, b cos थीटा की वजह से। b cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जाएगा। लेकिन जो v sin थीटा है, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, v sin थीटा, देखिए v cos थीटा का हमने बात किया, v cos थीटा के कारण तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जा रहा था। लेकिन जो v sin थीटा है, इस v sin थीटा के कारण जो चार्ज पार्टिकल है, दिस चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जब हमने 90 डिग्री का केस लिया था, केस नंबर 2 में, कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री लेता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। तो ये v sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही तो है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देगा। और ये सर्कुलर पाथ क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये चार्ज पार्टिकल को क्या दे देगा, ये चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और उस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चला जाएगा। और b cos थीटा देखिए कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो पैरेलल कंपोनेंट है तो b cos थीटा तो स्ट्रेट पाथ में, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाएगा। b cos थीटा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाना पसंद करेगा, जबकि b sin थीटा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाना पसंद करेगा। तो v cos थीटा तो ले जाना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और v sin थीटा चार्ज पार्टिकल को ले जाना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और b cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड कर रहा है कौन, b cos थीटा। और b sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को ले जाना चाहता है, ये b sin थीटा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में भेजेगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां तो इन दोनों कंपोनेंट का b cos थीटा और b sin थीटा का कंबाइंड इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो due to combined effect of v cos theta
b cos theta and v sin theta. Due to combined effect of v cos theta and v sin theta, charge particle will follow a path. कैसा path follow करेगा? will follow a path which is the combination of किसका combination होगा वो path? which is the combination of straight and circular path. ठीक है, स्ट्रेट और सर्कुलर पाथ का जो कॉम्बिनेशन होगा वैसे पाथ में जाएगा। कौन जाएगा? चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो b cos थीटा के प्रभाव में भी है और चार्ज पार्टिकल b sin थीटा के प्रभाव में भी है। तो b cos थीटा और v sin थीटा के प्रभाव के कारण जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो पाथ होगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड सर्कुलर पाथ। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड सर्कुलर पाथ है, द कॉम्बिनेशन, यदि मैं बात करूं, एंड द कॉम्बिनेशन or we can say mixing of straight and circular path is a helical path और हेलिक्स। कैसा पाथ होगा वो? हेलिकल पाथ और हेलिक्स। It means if a charge particle enters into magnetic field by making an angle other than 0 degree, 90 degree and 180 degree. Other than 0 degree, 90 degree and 180 degree. Other than 0 degree, 90 degree and 180 degree, the charge particle will follow what type of path? Helical path. It means if a charge particle enters into magnetic field by making an angle other than 0 degree, 90 degree and 180 degree. ठीक है? It means if a charge particle enters into magnetic field by making an angle other than 0 degree, 90 degree and 180 degree, then that charge particle will follow a helical path. कैसा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ और हेलिक्स पाथ। ठीक है, अब बात आती है कि हेलिकल पाथ कैसा होगा और हेलिक्स पाथ कैसा होगा। देखिए भाई, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे जाएगा? ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ एंट्री लिया था थीटा एंगल बनाते हुए। अब थीटा एंगल बनाते हुए एंट्री तो लिया था, अब b cos थीटा के कारण तो इस तरफ जाएगा और v sin थीटा के कारण ऊपर, v sin थीटा के कारण सर्कुलर और v cos थीटा के कारण स्ट्रेट। तो सर्कुलर और स्ट्रेट का मिक्सिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, सर्कुलर और स्ट्रेट का मिक्सिंग कुछ ऐसा पाथ हो जाएगा। यानी ये जो पाथ है जो कि स्ट्रेट और सर्कुलर का मिक्सिंग है, जो कि एक हेलिक्स के टाइप का है, जो कि एक लूप डिफरेंट सर्कुलर, देखिए ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर और इस तरफ स्ट्रेट है, इस तरफ ये बढ़ रहा है तो स्ट्रेट पाथ, और ये सर्कुलर स्ट्रेट, और ना तो ये एग्जैक्टली सर्कुलर है ना ये एग्जैक्टली स्ट्रेट है। तो सर्कुलर और स्ट्रेट का जो मिक्सिंग होता है इस टाइप के पाथ को हम हेलिकल पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ कहते हैं या हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। यदि वो 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। अब जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस केस में, एंड द मैग्नेटिक फोर्स
एंड द मैग्नेटिक फोर्स experienced बाय चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा? देखिए, चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा Fm, ये कितना हो जाएगा? Q V क्रॉस बी। अब ये V कौन सा होगा? ये V कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा या परपेंडिकुलर होगा? हॉरिजॉन्टल होगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा? ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण तो वो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज पार्टिकल, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण कर रहा है। ठीक है, तो Fm इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर लिया है मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन 90 ये होगा। अब बी परपेंडिकुलर और बी के बीच देखिए, ये हो गया बी परपेंडिकुलर, ये कौन हो गया? बी परपेंडिकुलर कौन? बी साइन थीटा। इसको बी परपेंडिकुलर लिखूंगा और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो बी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? साइन 90। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? क्यू वी परपेंडिकुलर बी। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो कि क्यू वी परपेंडिकुलर बी के बराबर आया है, ये चार्ज पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करेगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब सिंस दिस Fm इज इक्वल टू Fc, और यहां से Fc क्या होगा बेटा? Fc बराबर mb² अपॉन r तो रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का, m मास हो गया। अब v कौन सा v है? v होगा बेटा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कौन से कंपोनेंट के कारण है? बी परपेंडिकुलर के कारण। तो यहाँ भी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो बी परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो क्यू वी परपेंडिकुलर रखूं मैं यहाँ पर इनटू बी इज इक्वल टू Fc की जगह क्या रखेंगे? एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब बी परपेंडिकुलर से देखिए, ये बी परपेंडिकुलर एक कैंसिल हुआ और यहां से क्या आ जाएगा? यहां से r का वैल्यू जो आएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ये आ जाएगा। और यहां पर v परपेंडिकुलर का वैल्यू रख दो, कितना वैल्यू है v परपेंडिकुलर? v साइन थीटा अपॉन क्यू बी। v परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? v साइन थीटा। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, हेंस द पार्टिकल दो टाइप की मोशन रख रहा है। कहां पर? जब पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से एंट्री करे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना तो 0 डिग्री एंगल बनाए, ना 90 डिग्री एंगल बनाए, ना 180 डिग्री एंगल बनाए। इस तरीके से जब कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री लेता है तो वो स्ट्रेट और सर्कुलर पाथ दोनों का मिक्सिंग पाथ यानी हेलिकल पाथ फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं एक टर्म यहां पर डिफाइन करना चाहता हूं, पिच, जिसको P से हम रिप्रेजेंट करेंगे। पिच क्या होता है? पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, हेलिकल पाथ या हेलिक्स जो है उसका पिच क्या होता है, ये बात हम यहाँ पर करेंगे। तो हेलिकल पाथ का पिच हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लो। इट इज द horizontal distance, it is the horizontal distance between horizontal distance between two हेलिक्स। दो हेलिक्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाता है? बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स। ठीक है, एक के बाद नेक्स्ट वाला कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स। अब जैसे मैं बात करूं भाई, ये था आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये था आपका वाई एक्सिस। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में कौन था? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एंगल थीटा था, ये वी था, और ये कौन हो जाएगा? वी कॉस थीटा हो जाएगा।
और इस डायरेक्शन में कौन था, v साइन थीटा था, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल ने ऐसा पाथ फॉलो किया, यही पाथ फॉलो किया था, इसे हमने क्या कहा, हेलिकल पाथ। तो पहला हेलिक्स तो ये और दूसरा ये, इन दोनों हेलिक्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे पिच, इसे हम क्या कहेंगे, पिच, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव हेलिक्स, या तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ले लो, या फिर इसके और इसके बीच का ले लो, या फिर इसके और इसके बीच का हेलिक्स डिस्टेंस ले लो। तो टू कॉन्जुगेटिव पिच के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, टू कॉन्जुगेटिव हेलिक्स के बीच का, सॉरी टू कॉन्जुगेटिव हेलिक्स, इसको हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। टू कॉन्जुगेटिव हेलिक्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, तो दो कॉन्जुगेटिव हेलिक्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। देयरफॉर पिच को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू पिच, ठीक है। पिच, पिच क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स, टू कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, भाई हम जानते हैं जो जनरल रिलेशन हम जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, कौन सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी कौन सी आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहां लिख दो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू, इनटू क्या, इनटू आएगा टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड, टाइम नहीं टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है, t है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है, t, तो कितना आ गया हमारे पास, ये देयरफॉर, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं p इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी आ गया। अब सिंस टाइम पीरियड क्या है भाई, टाइम पीरियड जो हमारा आया वो कितना आया, टाइम पीरियड जो आएगा कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई एम, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन क्या नाम से, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। भाई सरकमफ्रेंस तो इतना हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है, तो सरकमफ्रेंस तो इतना हो गया सर्कुलर पाथ का, और वेलोसिटी कौन सा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा टाइम पीरियड के केस में, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, और ये सर्कुलर पाथ किसके कारण है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, तो ये ध्यान रखना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर वी परपेंडिकुलर मतलब v साइन थीटा, ठीक है, v साइन थीटा, ये t का वैल्यू है। देयरफॉर पिच कितना हो जाएगा, यहाँ से पिच p बराबर क्या आ जाएगा, पिच p बराबर आ जाएगा हमारा b cos थीटा, b cos थीटा इंटू t का वैल्यू कितना है, 2 पाई आर अपॉन v साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो v से v कैंसिल हो गया, तो पिच p बराबर आ गया हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, तो 2 पाई आर cot थीटा, ये पिच का वैल्यू आ गया, 2 पाई आर cot थीटा, ये पिच का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो r की वैल्यू रख करके और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये पिच है, पिच का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव हेलिक्स, पिच, और ये किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड में जो वेलोसिटी आएगी वो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पिच, क्या हो गया, ये पिच हो गया। तो ये सभी केसेज हमने डिस्कस किए, किससे रिलेटेड, ये हमने डिस्कस किए चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड 3 केसेज डिस्कस कर लिए, और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तीनों केसेज को आप ध्यान रखेंगे तो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आसानी आएगी। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन रखा है वो है सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी के वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल, एग्जांपल 4.1, ए स्ट्रेट वायर, कैसा वायर, स्ट्रेट वायर, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम
एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास 200 ग्राम है और लेंथ कितना है 1.5 मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, और जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड ईयर, और ये हवा में लटकाया गया है, हवा में लटकाया गया है बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। किसके द्वारा? यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इनटू द पेज है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेज हो गया, अंदर की तरफ हो गया। और ये वायर है, ये स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई क्या है 2 एम्पियर है। आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 एम्पियर, और इसको हवा में लटकाया गया है किसकी हेल्प से? इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, ठीक है। तो बताइए इसकी जो लंबाई, लेंथ भी हमें दे रखी है, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, एल का वैल्यू, ठीक है। और करंट कितना है इसमें 2 एम्पियर है, और मास कितना है 200 ग्राम है। मास तो है 200 ग्राम, अब मास 200 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदल लो। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1/1000 किलोग्राम आ जाएगा ये ग्राम, 1 ग्राम का मतलब। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ और ये कितना आ गया 0.2 किलोग्राम आ गया। मास किलोग्राम में हमने निकाल लिया। और लेंथ आपको दे रखी है वायर की कितनी 1.5 मीटर, और क्या दे रखा है? करंट दे रखा है वायर में कितना 2 एम्पियर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें दे रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। हवा में लटकाने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखें कि हवा में क्या किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से वायर हवा में लटक जाएगा? नहीं। यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी वायर को यदि आप हवा में लटकाना चाहते हैं बिना धागे के, तो उस केस में जैसे ये वायर है बेटा, ये वायर है, और इस वायर में अभी जैसे हमारे केस गिवन है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। और इसका कुछ मास है कितना 0.2 किलोग्राम। तो इसका जो वेट है वायर का वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। mg तो नीचे की तरफ लगेगा ना। mg, मुझे ये पेंसिल मान लीजिए एक वायर है, और इस पेंसिल को मुझे ऐसे हवा में लटकाना है। अभी तो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, लेकिन हाथ से ना पकड़ करके हवा में स्थिर रखना है इसको, बिना किसी धागे से हाथ से पकड़े हुए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना वजन इसका नीचे की तरफ लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है इस पेंसिल का? नीचे की तरफ लग रहा है, तो उस mg के बराबर फोर्स मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। mg के बराबर या उससे ज्यादा फोर्स मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो mg के बराबर या उससे ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प लूंगा। अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे किस डायरेक्शन में लगाना है जिससे कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि mg तो है नीचे की तरफ। अब मुझे मैग्नेटिक फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लाना है तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कह सकता हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल है। यदि मैग्नेटिक फील्ड को मैं इनटू द पेज लेता हूं और करंट इस तरफ जा रहा है, तो थंब देखिए जरा किस तरफ गया, ऊपर की तरफ गया ना, थंब ऊपर की तरफ गया। और मुझे इस वायर का जो वेट है, वेट कहाँ है? नीचे की तरफ है। mg कहाँ है? नीचे की तरफ है। mg नीचे की तरफ है वायर का। तो यदि इस वायर को मैं हवा में लटकाना चाहता हूं तो इस पर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये हवा में कब लटकेगा? वायर विल बी सस्पेंडेड इन मिड एयर, हवा में लटक जाएगा। कब? कब? mg किसके बराबर हो जाए बेटा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ये mg क्या है? ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यदि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। या भूत की जरूरत नहीं है, भूत थोड़ी ना लटकाएगा। भूत लटका देगा क्या? हवा में पेन लटक रहा है, भूत ने लटका दिया जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हमें इन रियलिटी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मैग्नेटिक फोर्स। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा? कि जितना वायर का वजन है उस वायर के वजन के बराबर या उससे ज्यादा
उस जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वजन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो mg नीचे की तरफ है तो उसके बराबर फोर्स या उससे ज्यादा फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी अपर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जब ये कंडीशन आ जाएगी, हो जाएगी, तो वायर हवा में लटक जाएगा। तो fg का वैल्यू तो mg है और fm का वैल्यू क्या है। अब fm का डायरेक्शन इस तरफ कब आएगा, fm का, अब यहां तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है, लेकिन हमें fm इस डायरेक्शन में करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरफ लगाऊं। मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली इनटू द पेज लगेगा। कैसे लगेगा, इनटू द पेज लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे इनटू द पेज लगाना पड़ेगा। कौन बता रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है भाई। फर्स्ट फिंगर हमें बताता है किसको, फर्स्ट फिंगर हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर बताता है करंट को। तो करंट तो इस डायरेक्शन में है, ये लीजिए, करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना वायर में, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, तो ये फिंगर करंट का डायरेक्शन हो गया। और मुझे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो थंब मुझे ऊपर चाहिए, तो फर्स्ट फिंगर कहां जाएगा, इनटू द पेज जाएगा। यानी मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाना पड़ेगा, इनटू द पेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर लगाऊंगा तो ये वायर इस तरीके से हवा में लटक जाएगा। ठीक है, अब यहां लटकाना है, ये तो मैंने 2D डायग्राम बताया। यदि इस पेन की मैं बात करूं जिसको हवा में 3D में यदि हम सोचें, इस तरीके से लटकाना है, तो इसमें करंट इस तरफ है, वजन इसका नीचे की तरफ है, तो करंट इस तरफ है, वजन इसका नीचे की तरफ है, तो ये तो हो गया करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है मुझे, नीचे mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है। तो देखना जरा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, क्योंकि वजन नीचे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जाना चाहिए। वजन नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसे ही तो होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, जो फर्स्ट फिंगर मेरी डायरेक्टेड है इस तरफ, जब मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो डेफिनेटली जो थंब का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स है, तो थंब ऊपर की तरफ आएगा। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड यदि मैं 3D में सोचूं तो ऐसे लगाना है, लेकिन यदि पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं 2D में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज लगाना है। ठीक है, अब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वायर, क्यू वी वी साइन थीटा, और थीटा क्या है 90 होगा भाई थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर पेज के अंदर की तरफ हो गया, और मूवमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ है। मूवमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पेज के अंदर हो गया, और मूवमेंट ऐसे है, नीचे की तरफ है, मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो QVB आएगा। लेकिन यहाँ QVB आएगा या VIL आएगा, ये भी सोच लीजिए। हम यहाँ चार्ज पार्टिकल की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो बेटा फॉर्मूला कौन सा आएगा, IL V साइन थीटा, ये आएगा या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने QVB साइन थीटा आपको लिखा, वो गलत होता, क्या सही होगा, ILV साइन थीटा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फोर्स कितना आ जाएगा, ILV आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की जगह मैं लिख दूं ILV। ठीक है, और मुझे B चाहिए, तो B बराबर mg/IL, और m दे रखा है मुझे कितना 0.2 किलोग्राम, और G का वैल्यू 10 होता है। ठीक है, G का वैल्यू कितना ले लेते हैं 10, या आप लेना चाहें तो 9.8 ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें। I का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, और लेंथ कितना है 1.5 मीटर। सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 9.8/15 इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, देखिए इसमें ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दो, और ये 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 9.8/15 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 98/150, और 98/150 का वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। ये टेस्ला में आएगा, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.65 टेस्ला इस मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इस वायर को हवा में लटकाने के लिए। समझ में आ गई बात। ठीक है, हमने यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर दिया है। देखिए यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया है, इग्नोर किया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर दिया गया है इस क्वेश्चन में।
तब जाके ऐसा सिचुएशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एग्जाम्पल 4.2 ऑफ एनसीईआरटी। अगेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4.2, व्हाट इज देयर इन दिस एग्जाम्पल? यू सी, if the magnetic field is parallel to positive y axis, यदि मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए ये ऊपर है z एक्सिस, ये डायग्राम हमें गिवन है, ये z एक्सिस गिवन है, ये x एक्सिस गिवन है, और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया y डायरेक्शन, ये क्या हो गया y डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ, और ये क्रॉस से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट किया है? क्रॉस से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनटू द पेज है, इनटू द पेज है, ठीक है। और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, v का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। कौन? चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट। चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस, यदि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है पॉजिटिव y एक्सिस के, तो लिखते जाइए थोड़ा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस, इसका मतलब क्या है? इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं भाई। y एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन होता है? पॉजिटिव y एक्सिस में j कैप होता है, प्लस j कैप होता है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, और ये इसको डायरेक्शन को बता रहा है, तो पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो ये दे रखा है ना मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? क्लियर है। यदि x डायरेक्शन में होता तो v इंटू आई कैप लिखते। यदि ये कहता कि नेगेटिव y एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड, तो माइनस b इंटू जे कैप आता, ठीक है, माइनस आता जे कैप के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है? एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है? पॉजिटिव x एक्सिस, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, ये देखिए, इसका मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो x एक्सिस में है, पॉजिटिव x एक्सिस, यानी v इंटू आई कैप लिखूंगा। क्या लिखूंगा? v इंटू आई कैप। क्या पूछ रहा है वो? विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी, किस डायरेक्शन में लॉरेंज फोर्स होगा, किसके लिए? यदि चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा यदि चार्ज पार्टिकल एक प्रोटॉन है। तो मैं पहला केस लेता हूं फॉर एन इलेक्ट्रॉन। यदि चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन होता तो उस केस में Q का वैल्यू क्या हो जाता? माइनस ई हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स मुझे चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में मैं इस तरीके से लिखता हूं ना, राइट। अब Q की जगह क्या लिखूंगा? माइनस ई लिखूंगा, और ये वेक्टर V क्या है? V इंटू आई कैप है, V इंटू आई कैप, और ये वेक्टर B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड B इंटू जे कैप है, V इंटू जे कैप है। तो इसको जरा सॉल्व करके देखिए। EVV I क्रॉस J किसके बराबर आता है? K कैप के। तो ये माइनस K कैप किसको बता रहा है? माइनस K कैप क्या बता रहा है? नेगेटिव Z एक्सिस। नेगेटिव Z एक्सिस में मैग्नेटिक फोर्स आएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव Z डायरेक्शन में क्या एक्सपीरियंस करेगा? नेगेटिव Z एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन यदि यही प्रोटॉन हम ले लें, यदि हम प्रोटॉन की बात करें, फॉर ए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की जब बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए चार्ज क्या होता है? प्लस ई होता है। चार्ज क्या होता है प्रोटॉन के लिए? प्लस ई होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा Fm बराबर क्यू वी क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा भाई क्यू की जगह हो जाएगा प्लस ई, ठीक है, और वेक्टर V है V इंटू आई कैप, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है V इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये क्या आ गया? EVV, और I क्रॉस J किसके बराबर होता है? प्लस K कैप। तो प्लस K कैप का मतलब क्या हो गया? प्लस Z एक्सिस, पॉजिटिव Z एक्सिस, यानी प्रोटॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो तो पॉजिटिव Z एक्सिस में होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो नेगेटिव Z एक्सिस में एक्सपीरियंस करेगा। तो प्रोटॉन तो जाएगा इस पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये तो प्रोटॉन का डायरेक्शन आ गया बेटा सॉल्व करने पर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव x डायरेक्शन Z डायरेक्शन में जाएगा, यानी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है।
प्रोटॉन इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जेड एक्सिस में। ये हमारी कैलकुलेशन से आ रहा है, तो इस तरीके से आप कीजिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 4.2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लिया है मैंने, एग्जाम्पल 4.3। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 4.3 क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल है और जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है उसी पर बेस्ड है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसका रेडियस क्या होगा, यही है ना, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसका मास दे रखा है इतना और चार्ज दे रखा है इतना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू इट। कैसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसकी एनर्जी भी बताइए, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है भाई। हमें पूछ क्या रहा है, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये पूछ रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो आप जानते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला हमने ये ऑलरेडी निकाला था, mb/qv। ध्यान आ रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ जब फॉलो करता है तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है, और मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के द्वारा इतना एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्योंकि थीटा तो 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो साइन 90 तो 1 हो गया, क्यूबी भी आ गया केवल। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mb/r होगा, v से ये v कैंसिल हुआ, तो r का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, mb/qv आ गया, वही लिखा है मैंने। अब r का वैल्यू मुझे चाहिए, अब r का वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का कितना, 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है, ये दे रखा है। वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी ये रहा 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेम यूनिट्स में हमने बदल लिया, ऐसा यूनिट्स में। और Q चार्ज दे रखा है कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना, 6 × 10⁻4 टेस्ला, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखिए जरा, 3 से ये 6 कैंसिल होगा, 2, 3 2 जा 6, ठीक है, और ऊपर देखिए 9 बचा, और इंटू -31 और +7 -24, ऊपर नीचे 2 × 1.6 3.2 आया, और -19 और -4 आ गया आपका -23, ठीक है। तो सॉल्व करें तो 9 × 10⁻⁻1 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -24 + 23 इतना आ जाएगा, और ये 3.2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9/3.2। अब दोनों के ये पॉइंट्स तो हो गए कैंसिल, 9/32 आ गया, 9/32 आ गया, ठीक है। अब 9/32 का आप निकालो कितना आता है, कैलकुलेशन करके यदि हम निकालें तो लगभग बैठेगा 6 टाइम्स जाएगा ना, कितने बार जाएगा, 6 टाइम्स, नहीं 6 टाइम्स नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि 3 बार 32 × 3, 9 में डिवाइड कर लो आप 32 का, ठीक है, पॉइंट लगाना पड़ेगा तब जाके 0 आएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा ना, 2 टाइम्स जाएगा, 4 6, ये अच्छा 6 और ये बच जाएगा 2, ठीक है ना, ये 2 आ गया, 26 आ गया, 26 आ गया, ठीक है। तो आगे फिर चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 26 आया, 26 में मतलब 260, 0 लेंगे, ठीक है ना, और ये लगभग आएगा 6 टाइम्स, कितना आएगा, 6 टाइम्स। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँ तो 0.26 मीटर आ जाएगा, और मीटर का मतलब मैं कह सकता हूँ
26 सेंटीमीटर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई कि 26 सेंटीमीटर का रेडियस का पाथ एक इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, ये लगभग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे और क्या पूछ रहा है इसमें। रेडियस हमने नहीं, रेडियस नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है बेटा। है व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी यदि मैं निकालूं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने लिखा था 2πm/qv। देखिए टाइम पीरियड कितना आया था, टाइम पीरियड था 2πm/qv, ये आया था। ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा qb/2πm, qb/2πm। q है हमारे पास, b है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें रख दो qb/2πm। ठीक है, तो q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और b कितना है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला और 2 पाई का वैल्यू 3.14 और m का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगा का मतलब 2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ऐसा वैल्यू आएगा किसका, फ्रीक्वेंसी का 2 मेगाहर्ट्ज वैल्यू आ जाएगा। और एनर्जी चाहिए, एनर्जी भी निकलवा रहा है ना वो, एनर्जी यानी E यानी हाफ mv², ये पूछ रहा है वो। तो हाफ m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू कितना है भाई, हमारा मास है 9 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10⁻7 स्क्वायर है। तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और किस में बदल लेंगे, इसको बदलना है हमें, आंसर देना है किसमें। देखिए जूल में यदि हम इसको निकालें तो आप सॉल्व करके देखिएगा 40.5 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ये आंसर आता है जूल में। लेकिन हमें जूल में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना दे रखा है, तो जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखे हैं तो 40.5 इंटू 10⁻⁻17 और 1 जूल का मतलब हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन किलो में चाहिए तो मुझे 10⁻³ का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10⁻³ का नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 40.5 इंटू 10⁻⁻17 और ऊपर 10⁻³ को मैं किलो लिख देता हूँ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन नीचे आ गया मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 प्लस 3 इसमें से माइनस करेंगे। तो एनर्जी का जो वैल्यू, इसको कैलकुलेशन करने से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आएगी लगभग 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। कितनी एनर्जी आ जाएगी, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपली कैलकुलेशन वाला सवाल है, फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, और इनमें वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो ये आज हमने बात की इस लेक्चर में किसके ऊपर, ये हमने बात की चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके रिमेनिंग केसेज की बात की और फिर अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की। अब हम रेडी हैं साइक्लोट्रॉन डिवाइस जो लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने डेवलप किया था, इंजीनियर्स थे या हम कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पार्टिकल एक्सिलरेटर जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है उसे डेवलप किया था, डिजाइन किया था। और उस साइक्लोट्रॉन डिवाइस को स्टडी करने के लिए अब हम पूरी तरह तैयार हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।